नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 7 साल का एक मासूम डेंगू की वजह से मर गया, लेकिन बेटे की मौत का सदमा माता पिता पर इतना भारी पड़ा कि दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दिल्ली में इस दर्दनाक घटना का एक शर्मनाक पहलू भी है। दिल्ली के 2 नामी गिरामी अस्पतालों ने बच्चे का इलाज करने की जगह बेड न होने की दलील देकर माता पिता को वापस लौटा दिया था। आखिरकार माता पिता बच्चे को लेकर तीसरे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना यह सवाल खड़े करती है कि आखिर एक परिवार की मौत का गुनहगार कौन है? क्या वो 2 अस्पताल इन 3 मौतों के जिम्मेदार नहीं हैं? अपने इस मासूम की सांसों के साथ ही धड़कती थी माँ बाप की धड़कन। माँ बबीता और पिता लक्ष्मी चंद्र राउत का सिर्फ लाडला ही नहीं था, बल्कि उनकी जान था। बच्चे को लेकर परिवार के सपनों का अंदाजा भी इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है। लेकिन एक रोज अचानक काल का क्रूर पंजा इस मासूम पर पड़ा। सारे सपने बिखर गए और टूट गई पूरे परिवार के सांसों की डोर। दिल्ली के लाडोसराय इलाके में रहने वाले अविनाश को डेंगू हो गया था। परिवार ने पास के नर्सिंग होम में उसका इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ तो 7 सितंबर को परिवार उसे किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। दिल्ली के 2 नामी अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया और जब तक अविनाश तीसरे अस्पताल में पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। इलाज तो हुआ, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मासूम बेटे की मौत ने लक्ष्मी चंद्र और बबीता को बुरी तरह तोड़ दिया। जिस इकलौते बच्चे पर ये माँ बाप जान छिड़कते थे, वो बेजान हो चुका था। टूटे दिल से माँ बाप ने बेटे का अंतिम संस्कार किया, लेकिन बेटे के बगैर तन्हा घर में माँ बाप भी चैन से बैठ नहीं पा रहे थे। आखिरकार लक्ष्मी चंद्र और बबीता ने लिया दिल को चीर देने वाला फैसला, खुद भी बेटे के पास पहुंचने का फैसला, खुदकुशी का फैसला। इसके बाद लक्ष्मी चंद्र ने सुसाइड नोट लिखा। मेरा नाम लक्ष्मी चंद्र राउत है। मेरी पत्नी का नाम बबीता है। हम अपने बेटे की मौत से बहुत सदमे में हैं। हम आत्महत्या कर रहे हैं। प्रिय अजीत, मेरा लैपटॉप कंपनी को वापस कर देना। प्रिय भानु, अपना ख्याल रखना। प्रिय विक्की, तुम्हारे लिए सारी चीजें रखी हैं। बाइक, लैपटॉप, बैंक अकाउंट की डिटेल, मुथूट फाइनेंस से लिए गोल्ड लोन के कागज और सारी LIC पॉलिसी। मकान मालिक, कृपया मेरा सामान मेरे भाई को दे दें। मेरा मोबाइल नंबर है। प्रिय ससुर जी, अपना ख्याल रखें और घर वापस लौट जाएं। लक्ष्मी चंद्र राउत। और फिर आधी रात इमारत की 4थी मंजिल से लक्ष्मी चंद्र और बबीता ने लगा दी मौत की छलांग। इस दौरान पति का दाहिना हाथ और पत्नी का बायां हाथ एक दुपट्टे से बंधा हुआ था। 2 बजे के आसपास लक्ष्मीधर के इन-लॉज जो कि घर के अंदर ही मौजूद थे, उन्होंने पड़ोसी को फ़ोन करके, जो देवाशीष उनको फ़ोन करके बोला कि लक्ष्मीधर और उनकी पत्नी दोनों लोग घर के अंदर मौजूद नहीं है। जिसके बाद पड़ोसी फ़ौरन ही ढूंढने के लिए निकल पड़े, आसपास ढूंढे, लेकिन इसी बीच किसी ने फ़ोन करके बताया कि दोनों लोगों की डेड बॉडी बिल्डिंग के बगल में जो स्कूल का कंपाउंड है वहाँ पर पड़ी हुई है। एक निजी कंपनी में काम करने वाला लक्ष्मी चंद्र मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था। बबीता से उसने लव मैरिज की थी। ये प्यार कितना गहरा था, इस बात का सबूत है कि मरते वक्त भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। लेकिन इससे कहीं ज्यादा प्यार ये माँ बाप अपने बेटे से करते थे, जिसकी सांसें थमते ही माँ बाप ने भी खत्म कर ली अपनी सांसें। डेंगू से हुई मौत का ऐसा खौफनाक अंजाम कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन एक मौत और 2 खुदकुशी ने खड़ा कर दिया है बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर्स की इंसानियत का, सवाल अस्पतालों की गैर जिम्मेदारी का, सवाल देश की राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
दिल्ली के वो 2 नामी अस्पताल कौन से हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अविनाश और उनके परिवार जैसा गम हर साल झेलने वाले दिल्ली में सैकड़ों परिवार हैं, फिर भी सरकार सिस्टम और अस्पतालों की बेशर्मी थम नहीं रही। सबसे बड़ा सवाल तो अस्पताल पर है, जो गरीबों को लौटा देते हैं बेड ना होने के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। इस मासूम की ये मुस्कान कायम रह सकती थी, इस परिवार की ये खुशियां सलामत रह सकती थी। 7 साल के अविनाश की ये तस्वीर हकीकत बन सकती थी, लेकिन ये हो ना सका। डेंगू ने बच्चे की सांसें छीन ली और बेटे के गम ने मां बाप की सांसें दफन कर दी। लेकिन क्या ये बात इतनी ही है? यकीनन नहीं। 3 जिंदगियां जिस डोर से बंधी थी, वो है 7 साल का ये अविनाश। सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक मासूम डेंगू से मर क्यों गया? अस्पतालों ने 7 साल के मासूम का क्यों नहीं किया इलाज? दिल्ली के नामी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं मिला? अस्पतालों की बेड न होने की दलील कितनी जायज है? डेंगू का प्राथमिक इलाज क्यों नहीं किया गया? अस्पताल है मासूम अविनाश की मौत का गुनहगार। अस्पताल है अविनाश के मां बाप की मौत के कसूरवार। अविनाश की मौत और उसके मां बाप के गुनहगार अस्पतालों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली के ये नामी अस्पताल हैं मूलचंद मेडिसिटी और मैक्स हॉस्पिटल साकेत। यही वो 2 अस्पताल हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 7 सितंबर की शाम अविनाश को लेकर मां बाप पहले इन्हीं 2 अस्पतालों में गए, लेकिन दोनों जगहों से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि अस्पताल में बेड नहीं है। इसके बाद अविनाश को दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बारे में बत्रा हॉस्पिटल का कहना है कि बच्चा डेंगू की वजह से काफी गंभीर हालत में था। 7 सितंबर को रात 11:05 पर वो बेहद गंभीर हालत में हमारे कैजुअल्टी विभाग में लाया गया। उसकी पल्स और ब्लड प्रेशर 0 था। हमारे डॉक्टर्स ने उसे फौरन आईसीयू में भर्ती किया और इलाज शुरू किया, लेकिन हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने तो अविनाश की आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मूलचंद मेडिसिटी अब इस मामले में अलग ही दलील दे रहा है। अस्पताल का कहना है कि बच्चे का इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक इलाज हुआ, लेकिन कोई बेड खाली नहीं होने की वजह से उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। इसके लिए हमने एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई। मूलचंद मेडिसिटी ने तो अपनी शर्मनाक हरकत पर दलील भी दी, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल ने तो वो जहमत उठाना भी जरूरी नहीं समझा। क्या ऐसे ही होते हैं अस्पताल? क्या डॉक्टर्स की यही जिम्मेदारी होती है? डिग्री हासिल करते वक्त ली जाने वाली शपथ को काम शुरू करते ही क्यों भूल जाते हैं डॉक्टर? दिल दहला देने वाली इस घटना पर अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपी अस्पतालों से जवाब तलब किया है। बहुत ही दुखद है और किसी भी हॉस्पिटल को इमरजेंसी केस में किसी भी पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए। और दिल्ली सरकार ने अपने जितने भी अस्पताल हैं उनमें सख्त आदेश दिए हैं कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार अभी देखेगी और उनको अगर इस तरह के आदेश देने की जरूरत है तो आदेश देगी। तो सर इस तरह की मनमानी जो चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जांच तो हो जाएगी, लेकिन क्या मासूम अविनाश वापस आ सकेगा? क्या उसके माँ बाप वापस आ सकेंगे? कभी नहीं। और सवाल इस एक मौत का भी नहीं है। अविनाश की मौत और उसके माँ बाप की खुदकुशी से तो सवाल फिर जिंदा हुआ है। राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल। सिर्फ डेंगू को ही लें तो हर साल डेंगू का कहर दिल्ली पर टूटता है, मरीज मरते हैं और अस्पतालों का रवैया ऐसे ही उदासीन बना रहता है। अस्पताल ही नहीं, सरकार और नगर निगम में भी खींचतान चलती रहती है। हैरानी की बात है कि साल 2010 से 2014 के बीच डेंगू से मौत के बारे में दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं 1221 लोगों की मौत हुई, जबकि नगर निगम का दावा है कि इस दौरान सिर्फ 29 मरीजों की मौत हुई। जानलेवा डेंगू के लिए यह है सरकारी तंत्र की बेशर्मी। एक अविनाश और उसके परिवार का गम नहीं, हर साल ना जाने कितने अविनाश डेंगू से मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनके परिवार सदमे में आते हैं,
लेकिन आंकड़ों के हेरफेर में जुटा रहता है सरकारी तंत्र और सिर्फ कमाई में जुटे रहते हैं नामी अस्पताल। राजेंद्र स्वामी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस दंपत्ति के घर मौजूद हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास, जिन्होंने आत्महत्या की। हिमांशु के साथ एक पारिवारिक मित्र भी हैं जो अंतिम वक्त साथ में थे। हिमांशु, क्या क्या हुआ था? और हिमांशु, अस्पतालों की, दोनों अस्पतालों की कितनी बड़ी इसमें जिम्मेदारी बनती है? देखिए, तबीयत तकरीबन 3-4 तारीख के आसपास खराब हुई थी। सबसे पहले जब उसे बुखार हुआ था, जिसके बाद उन्हें पास का एक कोई नर्सिंग होम है जहां पर उसका इलाज चल रहा था। और बताया जा रहा है कि 7 तारीख की शाम को अविनाश ने शिकायत की कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें फौरन ही हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला। और उसके बाद जब वो पहले हॉस्पिटल गए, मूलचंद वहां पहुंचे तो वहां से उन्हें आगे भेज दिया गया। जब दूसरे हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां भी बेड न होने की बात कही गई। और फिर जब वो बत्रा पहुंचे, इन सब में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि हमारे साथ जो इलाके के लोग मौजूद, उनका कहना है 6 बजे के आसपास वो यहां घर से अपने बेटे को लेकर निकल गए थे और रात में 11:05 पर अविनाश को लेकर के उसके मम्मी पापा बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट का टाइम है। तो यानी ये जो वक्त था, ये बहुत कीमती वक्त था, बचाया जा सकता था शायद। आपके साथ कोई मेहमान भी हैं हिमांशु, जो आखिरी वक्त में इस बच्चे को लेकर अस्पतालों के चक्कर भी लगा रहे थे और साथ में भी थे। क्या उनसे बात हो सकती है? वो हमें बता सकते हैं क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देवाशीष हैं, ये उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, जहां के रहने वाले थे लक्ष्मण जी। आप बताइए कि क्या हुआ था आखिरी वक्त में, हॉस्पिटल में क्या हुआ था? आखिरी वक्त में ये तो 3-4 हॉस्पिटल वापस आने के बाद बात्रा हॉस्पिटल में उनका बच्चा ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन बात्रा हॉस्पिटल भी वो मना कर दिए थे कि आप ले जाइए, लेकिन ये लास्ट तक आईसीयू में वो बच्चा पड़ा रहा था। क्या कहा था जब हॉस्पिटल पहुंचे थे तो हॉस्पिटल अथॉरिटी ने बच्चे को देखकर क्या कहा था कि देर हुई है आपको आने में, किस तरीके की बात? हाँ, वो बोल रहे थे कि लेट हो गया है, फिर भी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन बोले कि नहीं ये लास्ट है, आप ले जाइए। हाँ जी। कितने बजे डॉक्टर्स ने बच्चे को डेड डिक्लेयर किया और उसके बाद जो अविनाश के मम्मी पापा हैं उनका क्या रिएक्शन था, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे? कभी आपको लगा कि बहुत ज्यादा मतलब वो सदमे में है, या मतलब ऐसा कदम उठा सकते हैं, आपको लगा था? हाँ, वो उनका मम्मी तो ज्यादा सदमे में थे, बार बार बोल रहे थे कि मेरे को बेटे के पास जाना है, बेटे के पास जाना है, बेटे के पास जाना है। और 2 बजे करीब उनका बेटा गुजर गया था। जी, तो देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया था कि देर हो गई है लाने में, यानी जो कीमती वक्त था वो बर्बाद हो चुका था। जी सही। बहुत धन्यवाद हिमांशु।